नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। एससी और एसटी एक्ट के सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम बिहार एपीओ मेंस के जो माइनर एक्ट्स हैं उसे हम कवर करने के लिए अलग से एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो आज एससी एंड एसटी एक्ट के में हम लोग सेक्शन 3 देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में एक बात और बोलनी है कि ये सिर्फ बिहार एपीओ मेंस में ही नहीं काम आएगा, बल्कि ये आपको एमपीएचजीएस में काम आएगा। इसके प्री और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। आपका छत्तीसगढ़ एचजीएस में इससे सवाल आते हैं, झारखंड एचजीएस में इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद राजस्थान सिविल जज में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, जो सेक्शन 3 में कवर्ड है। एक चीज़ आप देखिएगा कि जो टर्म एट्रोसिटीज़ है वो 1989 के पहले डिफाइंड नहीं था। तो ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 है, इसमें इसका जो सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स द ऑफेंसेस मेंशन इन सेक्शन 3, इसलिए सेक्शन 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप सेक्शन 3 जो है वो 2 सब सेक्शंस में बटे हुए हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। अगर कंपेरेटिवली देख लें तो सब सेक्शन 2 के जो ऑफेंसेस हैं वो मोर ग्रेव इन नेचर है। सब सेक्शन 1 में टोटल 29 क्लॉजेज हैं, A2 Z प्लस ZA ZB एंड ZC। सब सेक्शन 2 में टोटल 8 क्लॉजेज हैं, 1 2 5 5A एंड 6 प्लस 7। तो ये टोटल 8 क्लॉजेज हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये हम इसे डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो बियर विथ मी। अब देखिए, जब हम सेक्शन 3 देखेंगे तो मैं 2 चीज़ें यहाँ कॉमन रखूँगा मैं सारे क्लॉजेस के लिए। पहला कि जो भी एट्रोसिटीज़ कमिट हुआ है वो एक पर्सन जो नॉन एसटी या नॉन एससी कैटेगरी का होगा उसके द्वारा एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन पे कमिट किया गया होगा, वो एट्रोसिटीज़ होंगे। प्लस सब सेक्शन 1 के जितने भी ऑफेंसेस हैं, यानी कि A2 ZC, वो पनिशेबल है मिनिमम 6 मंथ से, और ये एक्सटेंड कर सकता है 5 ईयर से। आपको इन एट्रोसिटीज़ में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी मिलेंगे जो यहाँ पे और आईपीसी में कॉमन है, लेकिन इस एक्ट के तहत उन ऑफेंसेस का पनिशमेंट ज़्यादा है। तो पहला इसमें देखिए, मतलब सब सेक्शन 1 का क्लॉज ये इसमें बोलता है कि अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर के मुंह में कोई इनएडिबल यानी अखाद्य पदार्थ या कोई ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस यानी कि अनप्लेजेंट सब्सटेंस उसके मुंह में रखे या उसे कंपेल करे खाने या पीने के लिए, तो ये एट्रोसिटीज़ कहलाएगा। क्लॉज बी देखिए कि ये बोलता है कि अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा या सीवेज या ह्यूमन या एनिमल डेड बॉडी या कोई भी अनप्लेजेंट सब्सटेंस एससी एसटी मेंबर के प्रेमाइसिस में या उस प्रेमाइसिस के एंट्रेंस पे डाल दें तो ये एट्रोसिटी होगा। क्लॉज सी देखिए, क्लॉज सी बोलता है कि उसके घर या उसके आसपास, मतलब किस इंटेंशन टू इंजुरी या इंसल्ट या एनॉय, मतलब उस एनॉय करे, इंजुरी करे या इंसल्ट करे उस मंशा से किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के घर के आसपास ह्यूमन डेड बॉडी या ह्यूमन एक्सक्रीटा या वेस्ट मटेरियल कुछ भी या अनप्लेजेंट सब्सटेंस डाल दे। मतलब ये अगर एक एससी या एसटी कैटेगरी का घर है, यहाँ से इसका एंट्रेंस है मान लीजिए, तो एंट्रेंस पे डाल ले, या इसका
ये कोई बाउंड्री वाल है उसमें डाल दे या उसके आसपास डाल दे। इंटेंशन क्या है कि इस SC या ST कैटेगरी मेंबर को किसी तरह का इंजरी पहुंचाएं या उसका इंसल्ट करें या उसको अनॉय करें। अगला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कॉमन है अभी भी, डिस्पाइट ऑफ सो मैनी ईयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, कि जूते की माला पहना दें, उसका नग्न या अर्धनग्न अवस्था में परेड करा दे, तो ये ऑफेंस का होगा इस एक्ट में। इसके बाद देखिए अगला जो है, इसमें किसी SC या ST कैटेगरी के मेंबर का कपड़े हटा दे, मतलब उसे नग्न कर दे, या उसका सिर मुड़वा दे ज़बरदस्ती, या उसके मूँछ मुड़वा दे, उसके चेहरे को पे कालिक पोत दे, या किसी भी शरीर का कोई भी भाग को कालिक पोत दे, या वैसा ही कुछ एक्ट करे जो कि ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है, मतलब डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी है, उसे अपमानित मतलब मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, तो ऐसे को हम लोग एट्रोसिटीज़ मानते हैं अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में। नेक्स्ट है क्लॉज एफ। उसमें क्या है कि किसी SC या ST का जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा कर लेना, उसके लैंड को, उसके प्रीमाइसेस को, ठीक है, उसको कब्जा कर लेना, और ये जो है या उसके पोजीशन में हो या उसको अलॉट किया गया हो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, या नोटिफाई किया गया हो कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ये प्रॉपर्टी अलॉट करेगा। तो ऐसे केस में अगर कोई उस प्रॉपर्टी को ऑक्युपाइज कर लेता है ऐसा मेंबर जो SC या ST कैटेगरी का नहीं है, तो ये ऑफेंस होगा 3(1) के F में। देखिए जो 3(1) F और 3(1) G दोनों में अंतर क्या है। 3(1) F में था कि उसको ऑक्युपाई कर ले, और G में क्या है कि रॉन्गफुली डिस्पोजेस कर दे, ठीक है, बाकी सम ऑलमोस्ट सेम है। तो रॉन्गफुली डिस्पोजेस किसी लैंड से या प्रीमाइसेस से या उसके पीसफुल इंजॉयमेंट में इंटरफेयर करे, और इन जो राइट है इंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट, उसमें इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट आएगा। फॉरेस्ट राइट मैंने डेफिनेशन में समझाया है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो या फिर इरिगेशन फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करे, ओवरस्टेकल करे, कुछ इस तरह की वो खेती ना कर सके, तो हम उसको ऑफेंसेस मानते हैं, एट्रोसिटीज़ मानते हैं। अगला है, इसमें देखिए जो क्लॉज जी था उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है कि रॉन्गफुली का मतलब क्या होता है। तो रॉन्गफुली पहला तो हो गया कि जो SC या ST कैटेगरी का मेंबर है उसके विल के खिलाफ या उसके कंसेंट के खिलाफ, मतलब उसके बिना कंसेंट। इसके बाद थर्ड है कि उसका कंसेंट तो है लेकिन वो कंसेंट जो है वो ऑब्टेंड है कैसे, तो उस पर्सन को फियर में रखें, या वो पर्सन जिसमें इंटरेस्टेड है उसको फियर में रखें। तो फियर किस चीज़ का, डेथ या हर्ट, मतलब डेथ या हर्ट का फियर रख के जो कंसेंट ऑब्टेंड हो उसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे। ये आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं सेक्शन 90 ऑफ IPC में कि व्हाट कंसेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसेंट। चौथा है कि उसको डिस्पोजेस करें बाय फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड में क्या है कि SC या ST कैटेगरी का था, उसको फैब्रिकेट किया और दिखा दिया कि एक पर्सन जो SC या ST कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है उसका लैंड है। अगला है क्लॉज H। ये आपका बंधुआ मजदूरी की बात करता है। अगर किसी SC या ST कैटेगरी के पर्सन से नॉन SC या ST कैटेगरी का पर्सन जो है बंधुआ मजदूरी कराता है तो ये एट्रोसिटी कहलाएगा। अगला है किसी SC या ST कैटेगरी के मेंबर को ह्यूमन डेड बॉडी या एनिमल डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कंपेल करना या कब्र खोदने के लिए कंपेल करना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कंपेल वर्ड यूज हुआ है। अगर कोई SC या ST कैटेगरी का वॉलेंटरीली ये काम करता है तब ये एट्रोसिटीज़ में नहीं आएगा। अगला सवाल है मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के लिए कहना किसी मेंबर ऑफ SC या ST कैटेगरी को, या ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जॉब के लिए एम्प्लॉय करना या परमिट करना ऐसे एम्प्लॉयमेंट को।
तो ये एट्रोसिटीज़ कहलाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है आप हमारे डेफिनेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं। अगला देखिए, किसी लेडी जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की वुमेन है उसको किसी डाइटे यानी किसी मंदिर वगैरह में एज ए देवदासी डेडिकेट करना, ये भी एट्रोसिटीज़ में है। मतलब आप कंपेल करके किसी को देवदासी बना दे रहे हैं तो ये एट्रोसिटीज़ है। अगला है 3(1) का क्लॉज एल। इसमें क्या है कि ये इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस है। इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक नॉन एससी या एसटी कैटेगरी का पर्सन है, वो किसी एसटी या एससी कैटेगरी के मेंबर को बोलता है कि भाई किसी पार्टिकुलर पर्सन के फेवर में वोट करो या किसी पार्टिकुलर पर्सन के फेवर में वोट ना करो, तो ये एक एट्रोसिटीज़ है। इसके बाद तुम नॉमिनेशन नहीं फाइल करो या अगर फाइल किए तो विड्रॉ कर लो, तो ये एट्रोसिटीज़ है। इसके बाद तुम किसी का प्रपोजर या सेकेंडर नहीं बनो, तो ये भी एट्रोसिटीज़ है। नेक्स्ट 3(1) का एम, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई एससी या एसटी कैटेगरी का कोई पर्सन है, वो मेंबर है या चेयरपर्सन है कि कहाँ का, तो किसी ऑफिस ऑफ पंचायत का या म्यूनसिपलिटी का, तो उस एससी या एसटी कैटेगरी के चेयरपर्सन या मेंबर को अगर उसका जो नॉर्मल ड्यूटीज़ है वो या फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डालना, उसे फोर्स करना कि तुम मत करो या उसको इंटिमिडेट करना कि तुम मत करो, तो ये एट्रोसिटी होगा। अगला है, ये भी आपका इलेक्शन से रिलेटेड है कि वोट हो गया, उसके बाद किसी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर को हर्ट किया या ग्रीवियस हर्ट किया गया, असॉल्ट किया गया या किसी तरह का बायकॉट इम्पोज करने का थ्रेटनिंग देना या इम्पोज करना, ये एट्रोसिटीज़ होगा। क्योंकि वो इसलिए ताकि वो ये बोलने, यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर उसने किसी पार्टिकुलर पर्सन के फेवर में वोट किया या नहीं किया एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एससी और एसटी, तो ऐसे में एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन को धमकाना, डराना धमकाना। इसके बाद 3(1) का वो भी है आपका वोट रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में, और यहाँ पे है ये जो एन था उसका ही एक्सटेंशन है कि किसी शेड्यूल या कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर जो वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के वोट में फेवर किया के फेवर में वोट किया या किसी पार्टिकुलर पर्सन को वोट नहीं करने का इंस्ट्रक्शन था वो किया, या जैसा लॉ द्वारा प्रोवाइडेड है उसके अलावा किसी और तरीके से वोट करने के लिए कहा गया है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में, मतलब जो नॉन एससी या एसटी कैटेगरी का पर्सन था उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार वोट नहीं किया, तो इसके लिए उस पर किसी तरह का ऑफेंस कमिट करना, तो ये आपका एट्रोसिटीज़ में आएगा 3(1) में। अगला है कि अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन के खिलाफ फॉल्स, मैलिशियस और वेक्सियस सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई और प्रोसीडिंग शुरू करना, ये एट्रोसिटीज़ कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि एक नॉन एससी या एसटी कैटेगरी का है वो एससी या एसटी कैटेगरी पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं ला सकता है। हाँ, फॉल्स या मैलिशियस और वेक्सियस सूट या प्रोसीडिंग लाना, ये ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को ये नॉन एससी या नॉन एसटी कैटेगरी वाला फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है ताकि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल पर्सन को उससे दिक्कत हो, मतलब पब्लिक सर्वेंट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करके किसी एससी या एसटी कैटेगरी को के खिलाफ कोई एक्शन ले जिससे वो परेशान हो, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। अगला देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी पब्लिक व्यू में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को इंटेंशनली इंसल्ट या इंटिमिडेट करे तो ये एक एट्रोसिटी कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पब्लिक व्यू का मतलब क्या है। सपोज ये एक बाउंड्री वॉल है और यहाँ एक नॉन एससी और या नॉन एसटी
प्लस एक SC या ST कैटेगरी का आदमी, ये सिर्फ दो ही हैं और ये इसका इंसल्ट करता है, तो ये पब्लिक व्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दो ही लोग थे, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ये BCD कई लोग हैं जो इन लोगों को देख रहे हैं और यहाँ पे इसने इंसल्ट या इंटिमिडेट किया, तो ये पब्लिक व्यू माना जाएगा। मतलब है तो ये प्राइवेट प्लेस, लेकिन कई लोग हैं तो ये पब्लिक व्यू माना जाएगा। इसके अपोजिट अगर ये रोड है और यहाँ सब एक नॉन ST या नॉन SC और सिर्फ ST या SC है और कोई भी नहीं है, तो और ये इसको एब्यूज़ कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है या इंटिमिडेट कर रहा है, तो ये पब्लिक प्लेस है पर पब्लिक व्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के है। तो एक प्राइवेट प्लेस भी पब्लिक व्यू में आ सकता है और एक पब्लिक प्लेस भी प्राइवेट व्यू में आ सकता है। अगला देखिए, अगर कास्ट नेम से SC या ST कैटेगरी के पर्सन को किसी भी जगह में पब्लिक व्यू में अगर बुलाते हैं, एब्यूज़ करते हैं, तो ये एट्रोसिटीज़ कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक प्राइवेट प्लेस भी पब्लिक प्लेस हो सकता है, प्राइवेट प्लेस भी इन पब्लिक भी हो सकता है और पब्लिक प्लेस भी पब्लिक व्यू नहीं हो सकता है। तो वही है यहाँ पे कि अगर कास्ट नेम से अब्यूज़ करते हैं पब्लिक व्यू में तो वो ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 3। अगला देखिए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज T, इसमें बोलता है कि कोई ऐसा वस्तु जो SC या ST कैटेगरी के मेंबर के लिए बहुत ही उच्च स्थान रखता हो, श्रेष्ठ है, वैसी चीज़ों का डिस्ट्रॉय या डैमेज करना या उसका डिफाइलिंग करना, मीन्स उसको विरूपित करना, तो इसमें ऑफेंस कहलाएगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हुआ है, एनी ऑब्जेक्ट, उसका मतलब क्या है? तो ये एक कोई मूर्ति हो सकती है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है या कोई पोर्ट्रेट हो सकता है। स्टैचू, मान लीजिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू को किसी तरह डैमेज किया गया, तो ये इसमें ऑफेंस आएगा, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ST और SC के लिए पूजनीय है। अगला देखिए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का U, इसमें अगर मान लीजिए कि इलविल फैलाते हैं किसी SC या ST कैटेगरी के लिए, या नफ़रत फैलाते हैं बाय वर्ड्स, रिटेन, स्पोकन या साइन द्वारा, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन। विजिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ किसी चलचित्र के माध्यम से, तो ये ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 3(1) U में। नेक्स्ट देखिए कि अगर कोई मतलब किसी पूजनीय पर्सन का, उनके जिनका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की नज़रों में बहुत ऊंचा स्थान हो, किसी ऐसे पर्सन का, उनकी डेथ हो गई है और उसका अपमान किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है बाय वर्ड्स और बाय एनीथिंग रिटन और स्पोकन, तो ऐसे में ये एट्रोसिटीज़ होगा सेक्शन 3(1)V में। अगला देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो सेक्शन 354 ऑफ IPC है, ये ऑफेंसेस ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि IPC में जो ऑफेंसेस है वो कम है और यहाँ जो ऑफेंसेस है वो अधिक है। तो पहला क्लॉज W का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अगर किसी SC या ST कैटेगरी के वुमेन को इंटेंशनली टच करते हैं, और ये टच जो है वो सेक्सुअल नेचर का है, ठीक है, सेक्सुअल नेचर का है, इंटेंशनली किया गया है, और वीमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट वीमेन है, तो ये पनिशेबल है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे बाय वर्ड्स, एक्ट और गेस्चर ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये आपका वही वुमेन के साथ किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि जो आपका सेक्शन 354 ये है IPC का, उसका क्लॉज
1, इसमें जो पनिशमेंट है वो है अप टू 3 इयर्स, 3 इयर्स या फाइन या बोथ। ठीक है, जबकि जो आपका आईपी SC/ST एक्ट में 3(1) का W का 1 है, इसमें पनिशमेंट है जो है मिनिमम 6 मंथ और जो मैक्सिमम हो सकता है 5 ईयर। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस, ऑफेंसेस लगभग सेम है, लेकिन आईपीसी में अप टू 3 इयर्स है प्लस फाइन है, और इसमें जो है SC/ST एक्ट में वो मिनिमम 6 मंथ है। यहाँ अप टू 3 इयर्स है तो ये 2 मंथ्स भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, यहाँ से लेके 3 इयर्स तक, और यहाँ जो है वो मिनिमम 6 मंथ होगा उससे, और मैक्सिमम 5 इयर्स प्लस फाइन। तो SC/ST एक्ट में फाइन जो है वो ज़्यादा रिगरस है। उसी तरह जो आपका 3(1)W(2) है, ये आपका सिमिलर है आईपीसी के 354(a)(1) के 4। अब देखिए जो 3(1)W ये आपका SC/ST एक्ट है और ये आपका आईपीसी है। तो यहाँ पे ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो मिनिमम नॉट लेस देन 6 मंथ, यानी मिनिमम 6 मंथ से लेके 5 इयर्स प्लस फाइन, और 354(a) का 1 का 4 में जो ऑफेंस है ये अप टू 1 ईयर, देखिए कितना कम हो गया, अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। तो जो SC/ST एक्ट में है ऑफेंस वो ज़्यादा पनिशेबल है। तो इस तरह आपका 3 का 1 का W का 1 और 2 मैंने दोनों समझाया। अब यहाँ पे देखिए कंसेंट का मतलब क्या है। अभी मैंने बताया था कि अगर कंसेंट, बिना कंसेंट का होना भी जरूरी है, अगर कंसेंट है तब तो कोई ऑफेंस होगा ही नहीं। तो कंसेंट का मतलब क्या है, अनइक्विवोकल होना चाहिए, वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द पर्सन, मतलब जो लेडी है SC या ST कैटेगरी का, उसका कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मीन्स क्लियर कंसेंट, यानी क्लियर कंसेंट मीन्स कि शी इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दैट स्पेसिफिक एक्ट। यहाँ पे देखिए दो प्रोवाइजो हैं 3(1) का W में। पहला प्रोवाइजो बोलता है कि अगर SC/ST कैटेगरी की जो फीमेल है वो फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं ऑफ़र कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो कंसेंट दे रही है। ठीक है, और दूसरा है कि यहाँ पे वुमेन्स का सेक्सुअल हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता है। देखिए क्या मतलब है इसका, एक पर्सन है जो बिलोंग करता है नॉन SC या नॉन ST कैटेगरी से, इसका मान लीजिए कि किसी SC या ST कैटेगरी के वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप थे, मान लीजिए कि 25 मई तक था नॉर्मल, 26 मई को ये जो SC/ST कैटेगरी की वुमेन है वो नहीं चाहती है कि ये SC या नॉन ST या SC या ST कैटेगरी के पर्सन के साथ कोई किसी तरह का कोई रिलेशनशिप रखे, और उसके बाद 26 मई को ये इसके साथ जो 3(1)W में कोई एक्ट है वो एक्ट अगर कमिट करता है तो यहाँ पे वो ये नहीं प्ले ले सकता है कि ही हैड प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ दिस वुमेन, सो ही प्रिज्यूम दैट शी वाज विलिंग। तो प्रीवियस वुमेन सेक्सुअल हिस्ट्री विद द पर्सन हु कमिट द ऑफेंस विल नॉट मिटिगेट द ऑफेंस। तो ये इसका सेकेंड प्रोवाइजो है। अगला देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म ने बोलेंगे, एक ऑफेंस है जो कि बहुत ही कॉमन था पहले। आप अगर मूवी देखेंगे बैंडिट क्वीन, वहाँ पे SC/ST कैटेगरी के पर्सन्स को बड़े सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लासेस के कुओं से पानी लेना मना था। तो अगर मान लीजिए कि एक कोई रिजर्वोयर है पानी या पानी का सोर्स है,
जहाँ से एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन पानी उपयोग में लाते हैं, तो इस पानी को किसी तरह से दूषित करना ये ऑफेंस में आएगा। अगला देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक प्लेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट है, ठीक है, जैसे कोई मेला हो गया, कोई हाट हो गया, इस तरह का कोई चीज़ है, या कोई चारागाह हो गया। तो यहाँ पे कोई एक रास्ता है, यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं। अब इस रास्ते को किसी एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन्स के लिए ब्लॉक कर देना या उन्हें प्रिवेंट करना है, उन्हें डिनाई करना कि तुम नहीं आ सकते हो, ये ऑफेंस होगा 3(1) क्लॉज वाई में। अगला देखिए, ये है कि किसी भी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर को उसका घर, उसका गांव या और कोई जगह जहां वो रहता है उसे छोड़ने के लिए मजबूर करना या उसे छुड़वाना, ठीक है। तो ये ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 3(1) में। लेकिन एक प्रोवाइजो है जो प्रोटेक्शन देता है पब्लिक सर्वेंट को, और ये बोलता है कि अगर कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करने में ये खाली करवाता है तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए (ZA), इसमें किसी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रोकता है या प्रिवेंट करता है, किस चीज़ से? तो अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, जैसे कि कब्रिस्तान है या शमशान है, वहाँ जाने से रोका जाता है, या किसी नदी, तालाब या टैंक वैंक का पानी यूज़ करने से मना किया जा सकता है, या किसी बैदिंग घाट, स्नान घाट को इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, कोई पब्लिक कन्वीनियंस यूज करने से मना किया जाता है, कोई रोड या पैसेज यूज़ करने से मना किया जाता है, तो ये ऑफेंस होगा अंडर 3(1) में। 3(1) में 3 सब क्लॉजेज हैं, तो ये पहला क्लॉज ये हुआ। क्लॉज भी देखिए, अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर को साइकिल, मोटरसाइकिल चढ़ने से मना किया जाता है, या जूते पहनने से मना किया जाता है, या नए कपड़े पहनने से मना किया जाता है किसी पब्लिक प्लेस में, या बारात निकालने से मना किया जाता है, या बारात में घोड़े पर चढ़ने से मना किया जाता है, या किसी व्हीकल पर चढ़ने से मना किया जाता है, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। उसी तरह अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बाकी लोग, मतलब वो ओपन टू पब्लिक है, और वैसे जगहों पे किसी एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन को जाने से मना किया जाता है जो सेम रिलीजन के हैं, राइट, तो ऐसे में ये एक ऑफेंस होगा। देखिए 3(1) का डी, इसमें है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई शॉप है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, इस तरह की चीज़ें जो सभी के लिए ओपन है, और वहाँ पे अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन को जाने से मना किया जाता है तो ये ऑफेंस होगा। इसके बाद मान लीजिए कि कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड प्रोफेशन लीजिए, बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन एससी एंड एसटी कैटेगरी के लोगों को उस प्रोफेशन और या ट्रेड को अपनाने से मना किया जाता है, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। इसके बाद देखिए, अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर को डाइन, चुड़ैल या डाइन वगैरह का एलिगेशन लगा के उसको फिजिकल हार्म किया जाता है या मेंटल एगोनी किया जाता है, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। और जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का जो लास्ट क्लॉज है (ZC), वो बोलता है कि अगर इकोनॉमिक या सोशल बायकॉट उस पर इम्पोज करता है या थ्रेटन टू इम्पोज करता है, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। और ये बायकॉट किसी पर्सन पे हो सकता है, या किसी एससी एसटी के फैमिली पे हो सकता है, या एक ग्रुप बिलोंग टू एससी या एसटी हो सकता है, तो उन पे ये सब एट्रोसिटीज़ कहलाएंगे, जो कि पनिशेबल है मिनिमम 6 मंथ, और जो एक्सटेंड कर सकता है 5 ईयर तक, और विथ प्लस फाइन। ये तो आपका हो गया सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1। अब आइए देखते हैं इसका सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 जैसा मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा ग्रेव नेचर का ऑफेंस है एज कम्पेयर टू सबसेक्शन 1। तो इसमें जो पहला है वो बोलता है कि अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी को फंसाने के लिए कोई केस किया जाता है, और केस में अगर फॉल्स एविडेंस दिया जाता है या
एविडेंस फैब्रिकेट किया जाता है तो क्या होगा। तो इसको समझिए, ये इसमें आपके दो तरह के होंगे। दो तरह के क्या होंगे कि मान लीजिए कि जो एविडेंस दिया गया या फैब्रिकेट किया गया वो ऐसे ऑफेंस के लिए है जो कैपिटल पनिशमेंट से पनिशेबल है। ठीक है, तो ऐसे के लिए अगर फॉल्स एविडेंस दिया गया या फैब्रिकेट किया गया तो दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक में कि उस जो एससी या एसटी कैटेगरी का मेंबर है उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, मतलब एक्विटल हो गया, नॉट कन्विक्टेड। तो ऐसे केस में जो नॉन एससी या एसटी कैटेगरी का मेंबर जिसने फॉल्स एविडेंस दिया था या फैब्रिकेट किया था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। और अगर जो ऑफेंस पनिशेबल विथ कैपिटल पनिशमेंट है उसके फॉल्स एविडेंस देने से या फैब्रिकेट करने से ये एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन को कन्विक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उससे फांसी दे दी गई, तो ऐसे केस में जो नॉन एससी एसटी कैटेगरी का पर्सन जिसने एविडेंस दिया था उसको भी डेथ सेंटेंस मिलेगा। और ये 3 का 2 का 1 यही एक ऑफेंस है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है। तो ये हो गया। इसके बाद जो 3 का 2 है ये वैसे ऑफेंस की बात करता है जो कैपिटल पनिशमेंट नहीं है पर जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स और अपवार्ड, ये अपवार्ड में आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आएगा। ये जो 3 का 2 जो है वो सिमिलर टू 3 का 2 का 1 है एक्सेप्ट पनिशमेंट जो पनिशेबल ऑफेंस है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि वही कोई नॉन एसटी या एससी कैटेगरी का मेंबर है, एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर के खिलाफ कोई फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है, कैसे ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल है 7 ईयर्स से लेके लाइफ तक। तो ऐसे केस में जो नॉन एसटी या एससी कैटेगरी का मेंबर है उसको भी जो पनिशमेंट होगा वो कितना दिया जाएगा, तो नॉट लेस देन 6 मंथ से लेके 7 ईयर और अपवार्ड। मतलब जिस ऑफेंस के लिए फॉल्स एविडेंस दिया गया या फैब्रिकेट किया गया है तो उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो सिमिलर होगा जिसने ऐसा फॉल्स एविडेंस दिया या फैब्रिकेट किया। होप आई एम क्लियर। अगला देखिए, सबसेक्शन 2 का 3, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का 3 यहाँ पे मिसचिफ बाय फायर की बात कर रही है। मिसचिफ बाय फायर या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से मिसचिफ करना। तो इसमें कैसे, तो किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से सिर्फ डैमेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो डैमेज करेगा किसी प्रॉपर्टी को जो एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन को बिलोंग करता है, तो ऐसे में जो जिसने ऑफेंस कमिट किया है, और मैं यहाँ ऑफेंस कमिट करने की बात कर रहा हूँ, तो जो ऑफेंस कमिट करने वाला है वो नॉन एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऐसे में उसको पनिशमेंट मिलेगा कितना, तो नॉट लेस देन 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स प्लस फाइन। अब इसका 3 का 2 का 4 देखिए, वो भी कुछ है 3 का 2 का 3 की तरह है। मतलब 3 का सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज 3 है वो और 3 का 2 का क्लॉज 4 ये बहुत हद तक सिमिलर है। वहाँ पे यहाँ क्लॉज 3 में डैमेज की बात हो रही है और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, मतलब मोर ग्रेव, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस और है, यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कौन से बिल्डिंग,
तो जो एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप यूज होता या प्लेस ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग यानी कि घर जहाँ पे रहते हैं लोग, या प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब ऐसा जगह जहाँ प्रॉपर्टी को सेफली रखा जाए। तो ऐसे में इसका डिस्ट्रक्शन अगर करता है किससे, तो या तो मिस्चीफ ऑफ फायर से या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से, तो ऐसे में जो पनिशमेंट होगा वो होगा अप टू लाइफ नहीं, शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा और कोई पनिशमेंट नहीं है, प्लस फाइन। मतलब ये 3 का 2 का क्लॉज 3 से मोर ग्रेव है, तो इसका जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है विथ फाइन। अब देखिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक जजमेंट में मैं बताऊंगा। इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस आईपीसी के अंडर है वो किसी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर पे कमिट किया जाता है, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान दीजिए, नोइंग दैट सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और सच प्रॉपर्टी बिलोंग टू सच मेंबर। मतलब सपोज ए ने बी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट किया अंडर आईपीसी और ए को पता है कि बी जो है वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे में जो ए को पनिशमेंट दिया जाएगा वो पनिशमेंट क्या होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो ये ऑफेंस की बात हो रही है अंडर आईपीसी, तो यहाँ पे वैसे ऑफेंसेस की बात हो रही है जिसका जो पनिशमेंट है 10 ईयर या उससे अधिक है और मोर। मतलब इस तरह के पनिशमेंट इस तरह के ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 10 ईयर्स और मोर हो और अंडर आईपीसी हो, तो ऐसे में ए को जो पनिशमेंट होगा वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ए और बी दोनों एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तब तो पनिशमेंट देखिए जो आईपीसी में है वही, लेकिन अगर कोई नॉन एससी या एसटी कैटेगरी का मेंबर एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर पे वही ऑफेंस कमिट करता है तो उस समय इम्प्रिजनमेंट जो हो जाएगा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। तो मतलब ये सब जितने भी मेजर्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट द एट्रोसिटी अगेंस्ट एससी एंड एसटी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये जो मैंने रेड में मार्क कर रखा है ये 2015 के अमेंडमेंट से आया और बिफोर अमेंडमेंट क्या था, ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ एससी और एसटी और सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच मेंबर। तो पहले जो था वो बर्डन ऑफ प्रूफ ज़्यादा हैवी था। अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए, अगर ए को पता है कि बी एससी और एसटी कैटेगरी का है और उसने कोई भी ऑफेंस किया अंडर आईपीसी जो 10 साल या उससे अधिक से पनिशेबल हो, तो ऑटोमेटिकली उस पर ये 3 का 2 का 5 लगेगा और उसको पनिशमेंट देगा। पहले अगर होता तो ये प्रूफ करना होता कि अगर ये प्रूफ कर देता कि उसे नहीं पता था कि बी जो है वो एससी या एसटी कैटेगरी का है, तो इसे उतना सीरियस पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। लेकिन ये जो ऑन द ग्राउंड की जगह नोइंग दैट लगा दिया गया, तो ये अब जो है चार्जेस फ्रेम करना इजी हो गया है। इसमें एक केस आया था अशरफी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ये हेल्ड हुआ था बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि mere knowledge of the accused that person upon whom the offence is committed belongs to SC or ST category is sufficient to charge under section 3 subsection 2 clause 5। ठीक है, और यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर मैंने जो एग्जांपल दिया था ए और बी का, कि ए को बी के बारे में पता है कि वो किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि इसको ये नॉलेज है कि ये एससी या एसटी कैटेगरी का पर्सन है। आइए देखें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 5A। ये एक तरह से डिक्लेरेटिव प्रोविज़न है। डिक्लेरेटिव प्रोविज़न क्या है कि 2015 के अमेंडमेंट में एक शेड्यूल जोड़ा गया था सेक्शन 23 के बाद, तो उस शेड्यूल में जो है आईपीसी के कुछ ऑफेंसेस मेंशन है, तो
उसी शेड्यूल के बारे में बोलता है ये क्लॉज कि अगर कोई SC या ST कैटेगरी के मेंबर पे नॉन SC या ST कैटेगरी के पर्सन द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो एज पर IPC मिलेगा प्लस फाइन। मतलब IPC में हो सकता है कि कहीं फाइन जो है, मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि IPC में किसी ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया हो, ठीक है। तो यही ऑफेंस अगर किसी SC या ST कैटेगरी के अगेंस्ट में हुआ हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट या फाइन होता, लेकिन SC या ST कैटेगरी के अगेंस्ट में हो तो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो जाएगा, राइट। आगे देखिए क्लॉज 6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप इसको रिलेट कीजिए सेक्शन 201 ऑफ IPC से। ये सिमिलर टू सेक्शन 201 ऑफ IPC है, लेकिन वही दोनों में जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, पहले मैं आपको इस एक्ट में जो क्लॉज है क्लॉज 6 इसके बारे में बताता हूँ। ये बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, मतलब देखिए ये ने B के अगेंस्ट में एक ऑफेंस कमिट किया और B जो है वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसने एक ऑफेंस कमिट किया और ये जो है वो नॉन SC या SC कैटेगरी का है, तो इसने इस पर ऑफेंस कमिट किया। अब जो C है उसे पता है कि ये ने ऑफेंस कमिट किया अंडर दिस एक्ट, मतलब या तो इसे कंप्लीट नॉलेज है या उसे रीज़न टू बिलीव है कि ये ने B पे कमिट किया गया है। तो इसमें से जो A को क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो A को भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो ऑफेंस का पनिशमेंट है, राइट। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि C को एबेटर मानते हुए सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। ये आपका है SC एंड ST एक्ट में। लेकिन IPC में क्या है, IPC वाला मैं समझाता हूँ आपको। IPC में आप देखिए, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन 201 में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला देखिए कि जिस ऑफेंस के लिए स्क्रीनिंग किया जा रहा है वो मान लीजिए कि पनिशेबल विथ कैपिटल पनिशमेंट है। तो इसमें जो स्क्रीन कर रहा है ये मैं ऑफेंस लिख रहा हूँ और इसको स्क्रीन करने का पनिशमेंट है। तो अगर कैपिटल पनिशमेंट को स्क्रीन किया जा रहा है, मतलब कोई ऑफेंस है जो कैपिटल पनिशमेंट से पनिशेबल है, उसको अगर स्क्रीन किया जा रहा है तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन है। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है और उसको स्क्रीन किया जा रहा है, तो जो स्क्रीन कर रहा है उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो है अप टू 3 ईयर्स प्लस फाइन। थर्ड देखिए, अगर कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल है नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स और इसको अगर स्क्रीन किया जा रहा है तो जो स्क्रीन कर रहा है उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा, प्लस नहीं 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट या फाइन या बोथ। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया कि जो सेक्शन 201 ऑफ IPC है उसमें स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंसेस जो है उसके लिए पनिशमेंट डिपेंड करता है अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस विच इज़ बीइंग स्क्रीन। लेकिन
जो SC या SC एंड ST एक्ट में जो है वो स्क्रीन का जो पनिशमेंट है वो सिमिलर टू द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस टू बी स्क्रीन्ड है। होप इट वुड बी क्लियर। अब आइए देखते हैं 7वां। अगर ये आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का उसका क्लॉज 7 है, इसमें बोलता है कि जो ऑफेंसेस है, मतलब ये एक मान लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट है, ये बी के अगेंस्ट में जो SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है उस पर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो ऐसे केस में इसको जो है वो मिनिमम पनिशमेंट 1 ईयर होगा, मतलब नॉट लेस देन 1 ईयर टू क्या पनिशमेंट मिलेगा, जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए। ठीक है, मतलब आम आदमी कोई करता है तो नॉट लेस देन 6 मंथ, और पब्लिक सर्वेंट करता है तो नॉट लेस देन 1 ईयर टू मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द प्रोवाइडेड पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। अब 3 इस तरह से आपका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 और 2 दोनों को मैं डिटेल में कवर किया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, सो बियर विथ मी, लेकिन ये आपको सारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।